वेलकम टू तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। एक बार फिर से आपका स्वागत है करंट से स्टैटिक प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज डिफेंस सेक्टर, करंट स्टेटस एंड स्ट्रेटेजिक आउटलुक। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स में भी चल रहा है, जहां पे इंडिया और स्पेन ने रिसेंटली एक डिफेंस डील को साइन किया है। एक बार न्यूज हेडलाइंस पढ़ लेते हैं। पीएम मोदी एंड स्पेन प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट इन वडोदरा। यहां पे इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज के साथ बहुत सारी डिफेंस डील्स होती हैं। डिफेंस डील्स की वजह से इंडिया को कभी वेपन्स अक्वायर करता है, आर्म्स अक्वायर करता है, टेक्नोलॉजीज अक्वायर करता है, या कभी टेक्नोलॉजीज सेल भी करता है। तो ये सब डिफेंस सेक्टर के परव्यू में आता है। तो इसी को, इंडिया के डिफेंस सेक्टर को ही आज हमने समझना है। ये आर्टिकल 28 अक्टूबर हिंदू में पब्लिश हुआ है, इसीलिए हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस आर्टिकल को समझने से पहले कुछ बेसिक डिफेंस सेक्टर के बारे में, कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ लेते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अपने बजट में, अपने जो बजट, हर साल जो बजट आता है, उसमें कितना पैसा खर्चती है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। अपनी इंडिया की डिफेंस के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कितना पैसा खर्चा जाता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप पिछले 5 साल का अगर आप स्टैटिस्टिक्स समझने की कोशिश करें, तो 2019 में ये जो फिगर है, ये जो वैल्यूज हैं, ये इन करोड़ दिखाया है। तो ये 4 लाख करोड़, 4,31,000 करोड़ 2019 में खर्चा गया। 20 में हम देखते हैं 4,71,000, 21 में 4,78,000, 22 में 5,25,000 और 23 में 5,93,000। तो हम देख रहे हैं कि कैसे 5 साल में जो डिफेंस सेक्टर में जो पैसा खर्चा जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है। इसी को अगर हम समझें कि, तो जैसे मैंने बताया 2023 में 5.94 लाख करोड़ रुपीस खर्चा गया है 2023 में। जो पूरे यूनियन बजट का जितना पूरा पैसा खर्चा जा रहा है, उसमें से वो कुछ तकरीबन 13.17% बनता है। यानी इंडिया एक साल में जो बजट बना रहा है और जो खर्चा कर रहा है, उसका तकरीबन 13% जो एक्सपेंडिचर है वो डिफेंस सेक्टर में। ये चीज 2024 में कैसे चेंज हो रही है, 6 लाख करोड़ और ज्यादा बढ़ गया है। 2024 में इस साल 6 लाख करोड़ का बजट बना है डिफेंस के लिए, और वो तकरीबन 12.9% चल रहा है। तो यहां पे मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कैसे इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर डिफेंस में है। एजुकेशन, हेल्थ और बाकी सारी चीजों से ज्यादा इंडिया का खर्चा डिफेंस पर है, जो तकरीबन 12 से 13% के बीच में रहता है। ये एक और आपके लिए मैं ग्राफ लाया हूं, एक और टेबल लाया हूं, जिसमें अगर हम बोलें कि 2023 में टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 45 लाख करोड़, जिसमें से डिफेंस में कितना खर्चा जा रहा है, 5.94 लाख करोड़। तो यहां पे आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है। 2.53, 2.85, 3.14 से लेके 5.94, अब 6 लाख करोड़ हो चुका है। लेकिन वहीं अगर आप उसको परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे कि बजट का कितने परसेंटेज में खर्चा गया है, तो वो कम हो रहा है। 10 साल पहले 15%, बजट का 15% खर्चा जा रहा था। 10 साल के बाद 13% रह गया है, और इस साल 12.9% रह गया है। तो परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन अमाउंट बढ़ता जा रहा है। अब जो अगला स्टैटिस्टिक्स हमने समझना है वो यही है कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट भी करेगा, इंपोर्ट भी करेगा। एक्सपोर्ट का मतलब कि वो कुछ सामान अपना बाहर बेचेगा, इंपोर्ट का मतलब कुछ सामान वो बाहर से खरीदेगा। तो पहले हम देखते हैं एक्सपोर्ट की, बाहर बेच क्या रहा है। क्या इंडिया कुछ डिफेंस सेक्टर में बेचता है, अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स बेचता है? तो क्या बेचता है, उसके लिए मैं आपके लिए एक टेबल लेके आया हूं, और ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया क्या क्या डिफेंस में एक्सपोर्ट करता है? इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल, अपनी सबसे
पावरफुल सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल जो है वो बेचता है, और वो उसको खरीदने वाले कौन कौन है? वियतनाम खरीदता है, फिलीपींस खरीदता है। वैसे ही डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एक रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, ये एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, ये कौन खरीदता है? ये मॉरिशस, सिशेल्स और मालदीव खरीदते हैं। वैसे ही पिनाका रॉकेट मिसाइल लॉन्चर कौन खरीदता है? जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ये खरीदते हैं पिनाका मिसाइल लॉन्चर। ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव कौन खरीदता है? नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव। वैसे ही तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो इंडिया ने खुद बनाया है, वो कौन खरीदता है? जो अभी तक किसी ने खरीदा नहीं है, बट अभी डिस्कशंस चल रही हैं बिटवीन मलेशिया एंड अर्जेंटीना, तो हम मलेशिया और अर्जेंटीना को बेचने का प्लान बना रहे हैं। आपको यह बात याद रखनी है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है वेपन्स, वो इंडिया नहीं है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करता। इंडिया तकरीबन वर्ल्ड में सिर्फ, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ वर्ल्ड का 0.2% है। यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है वेपन्स का, उसमें से सिर्फ 0.2% इंडिया एक्सपोर्ट करता है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है यूनाइटेड स्टेट्स, जो आप देख सकते हैं 41.7%। पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है वेपन्स का, उसमें 41.7% किसका है? यूएस का है। उसके बाद फ्रांस, फिर रशिया। फ्रांस आता है 10.9 पे, रशिया आता है 10.5 पे, चाइना आता है 5.8 पे। वैसे इंडिया आता है 0.2% पे, जिसका मतलब इंडिया काफी कम वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी हम आगे जाके फिर से यूज करने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें मिली कहां से? हमें ये इंफॉर्मेशन किसने दी है? इस इंफॉर्मेशन का सोर्स है सिप्री। सिप्री क्या है? सिप्री एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सिप्री के ऊपर क्वेश्चन आता है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम एक जगह का नाम है। ये जगह क्या है? ये कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी किसकी है? स्वीडन एक कंट्री है यूरोप में, उसकी कैपिटल सिटी है स्टॉकहोम। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री 1966 में बना है। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में ही है। इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस इंस्टीट्यूट का काम क्या है कि ये इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के प्रेशर में आए, बिना कोई बायसनेस शो करे, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो कितना आर्म्स इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कितना पीस मेंटेन करते हैं, कितना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करता है और एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो यही लिखा है, सिप्री हैज बिल्ड इट्स रेपुटेशन एंड स्टैंडिंग ऑन कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल स्किल्स एंड कलेक्शन ऑफ हार्ड डेटा एंड प्रिसाइज फैक्ट्स। किस चीज के ऊपर? वेपन्स डेवलपमेंट, आर्म्स ट्रांसफर्स एंड प्रोडक्शन, मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। कौन सी कंट्री कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर करती है, ये सारी चीजें सिप्री एनालाइज करता है और उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सिर्फ 0.2% ट्रेड पार्टनर है एक्सपोर्ट के लिए। हमेशा रखना है, एक्सपोर्ट इंडिया का कम हो रहा है। ये जानते हुए कि इंडिया का एक्सपोर्ट कम है, लेकिन फिर भी इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक जो हमारा केस, पिछले 10 साल में हमने अपना एक्सपोर्ट कुछ 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो आपको क्या याद रखना है कि 2024 में हमने कुछ 21,000 करोड़ रुपीस का वेपन्स एक्सपोर्ट किया है, जो 2022 के मुकाबले 15,000 करोड़ ही था सिर्फ। तो हम धीरे धीरे अपना एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं। ये कैसे हम अपना पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, ये अभी हम थोड़ी देर में फिर से समझेंगे। अब आते हैं इंडिया के इंपोर्ट के ऊपर कि इंडिया अपना एक्सपेंडिचर, अपना डिफेंस सेक्टर में कितना इंपोर्ट कर रहा है, कितना सामान बाहर से खरीद रहा है। तो बाहर से खरीदने वाले सामान को इंपोर्ट बोलते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है? इंडिया करता है। तो आपके प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया जो है वो
का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, लेकिन वेरी लेस एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्टर नहीं है। तो कभी कभी आपको प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन फंसाने के लिए बनाया जा सकता है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये बात गलत है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है। किस चीज का? वेपन्स का, आर्म्स का। तो इंपोर्टर है और इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपोर्टर है। और कितना इंपोर्ट करता है? तकरीबन 10%। पूरे वर्ल्ड में जितना भी इंपोर्ट हो रहा है, जितना भी सामान खरीदा जा रहा है, उसमें 10% जो है वो इंडिया का है। इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। और इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है, ये जो 10% है, 9.8% है, ये अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा इंडिया किससे खरीदता है? रशिया से खरीदता है। उसके बाद फ्रांस और तीसरे नंबर पे यूएस। इंडिया सबसे ज्यादा कहां से वेपन्स खरीदता है? रशिया से, तकरीबन 36%। फ्रांस से तकरीबन 33%। तो दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का। कितना ग्लोबल शेयर कितना है? 10%। इंडिया सबसे ज्यादा वेपन्स किससे खरीदता है? रशिया से खरीदता है और उसके बाद फ्रांस से खरीदता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल रही है? ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सिप्री इंस्टीट्यूट से मिल रही है, जो वर्ल्ड में हर कंट्री के बारे में ये एनालिसिस करता है। अब समझते हैं इंडिया इंपोर्ट में क्या खरीदता है। इंडिया बाहर से आने वाली क्या चीज खरीदता है? तो इंडिया रशिया से क्या खरीदता है? इंडिया रशिया से सुखोई फाइटर जेट खरीदता है। इंडिया रशिया से T-90 टैंक खरीदता है। इंडिया रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदता है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदता है। वैसे यूएस से क्या खरीदता है? यूएस से बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदता है, जो मैरिटाइम सर्वेलेंस के काम आता है। यूएस से वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदता है, C-130J। यही इसी का ऑल्टरनेटिव इंडिया ने स्पेन के साथ किया है। और इंडिया ने, जो आज का हमारा आर्टिकल है वो यही है कि इंडिया ने C-125 जो है उसको खरीदने का और उसको बनाने का, इंडिया में ही बनाने का स्पेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, डील किया है। तो यूएस का ऑल्टरनेटिव आ गया हमारे पास। वैसे ही फ्रांस से इंडिया क्या खरीदता है? डसॉल्ट रफाल प्लेन, अगेन एक और फाइटर, जैसे कोई फाइटर जेट है वैसे रफाल फाइटर जेट है। हमने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीदा है। इजराइल से हम क्या खरीदते हैं? बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल, अगेन एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। हम हेरॉन यूएवीज, ये ड्रोन्स हैं जो हम इजराइल से खरीदते हैं। यूके से हमने क्या खरीदा है? यूके से हमने जैगवार एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, अगेन एयरक्राफ्ट है। हम हेलीकॉप्टर्स खरीदते हैं, रोल्स रॉयल्स इंजन खरीदते हैं अपने एयरक्राफ्ट के लिए। जर्मनी से हम सबमरीन्स खरीदते हैं। तो अलग अलग कंट्री से हम क्या खरीदते हैं। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सी कंट्री से हमने क्या खरीदा है, बट आपको यह पता होना चाहिए कि रशिया, फ्रांस और यूएसए इंडिया को सबसे ज्यादा वेपन्स सप्लाई करते हैं। अब अभी तक हमने यह समझा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट के मामले में बहुत कम है, उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन इंपोर्ट सबसे ज्यादा करता है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया वेपन्स। अगर सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा वेपन्स खरीदता है इंडिया बाकी कंट्री से, वर्ल्ड से, इसका मतलब काफी सारा जो पैसा है डिफेंस का या इंडिया का, वो बाहर की कंट्रीज में जा रहा है। अगर हम बाहरी कंट्री से वेपन खरीद रहे हैं तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तो हम बाहरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। इसी को हटाने के लिए, इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम बनाया जिसको बोलते हैं इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर। इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर का मतलब होता है कि हाउ कैन इंडिया डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर डिफेंस सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज विद इन इंडिया इटसेल्फ। इंडिया के अंदर ही कैसे डिफेंस का सामान बनाया जा सकता है और फिर उसको बेचा जा सकता है, ताकि हम बाहर से ना खरीदें, हम खुद ही अपने घर के अंदर, अपनी कंट्री में ये डिफेंस सेक्टर का जितना भी इक्विपमेंट है उसको बनाने की कोशिश करें, अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाएं। उसी को बोलते हैं इंडिजिनाइजेशन, यानी खुद के अंदर डेवलपमेंट करना, खुद के अंदर स्किल बनाना। डिफेंस इंडिजिनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंट्री टू डेवलप इट्स ओन इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, अपनी इंडस्ट्री और अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना फॉर प्रोड्यूसिंग एसेंशियल डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स,
ताकि आप बाहर, दिस अप्रोच एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सोर्सेज फॉर मिलिट्री हार्डवेयर, ensuring self sufficiency, आत्मनिर्भरता एंड मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी। कि बाहर से कोई सामान तो बेच देगा, लेकिन आपको क्या पता उसने उस सामान के अंदर कोई चिप लगा रखी हो जिससे वो आपका सारा डेटा चुरा ले। तो ऐसी सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इंडिजिनाइजेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इंडिजिनाइजेशन क्यों करनी है? कुछ रीजंस जो आपको पता होने चाहिए। यहां से आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू शुरू होता है, मेंस एग्जामिनेशन शुरू होता है कि व्हाई, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर इंडिजिनाइजेशन। क्यों आपको घर के अंदर बनाना है? सबसे पहले क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। अगर सबसे ज्यादा हम बाहर से खरीद रहे हैं तो इसका मतलब हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तो इट इज बेटर टू रिड्यूस दैट इंपोर्ट एंड प्रोड्यूस थिंग्स एट होम, ताकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूम हो और हमारा पैसा बाहर भी ना जाए। इंडिया शेयर इन ग्लोबल आर्म्स मार्केट जो है वो सिर्फ 0.2% का है, सिर्फ 0.2% ही इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया इंडिजिनाइज करेगा, यानी खुद से बनाना सीखेगा, तो वो एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकता है। विद इंक्रीजिंग डिफेंस इंडिजिनेशन इंडिया कैन वाइडन इट्स एक्सपोर्ट बेस। अगर खुद बनाएगा तो खुद बेच भी सकता है। और आखिरी रीजन जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि अगर इंडिया इंडिजिनाइजेशन की तरफ ध्यान देता है तो उसको रिसर्च में पैसा लगाना पड़ेगा। इंडिया को रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा। अगर इंडिया रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाता है, जिससे अपनी कैपेबिलिटीज वो बढ़ा लेता है, तो डिफेंस सेक्टर के साथ जो लिंक्ड बाकी सेक्टर्स हैं, जैसे आयरन है, जैसे कोल है, जैसे वेपन्स हैं, जैसे केमिकल्स हैं, बाकी जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर भी डेवलपमेंट आएगी, वो भी एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी बूम करेंगी। तो ये पूरे होलिस्टिकली पूरे इंडिया के लिए ये एक ग्रोथ, एक पॉजिटिव स्टेप होगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों आपको इंडिजिनाइजेशन करना है? क्योंकि आप अपना डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, अपना फॉरेन, अपना ट्रेड डेफिसिट जिसको आप बोलते हैं फॉरेन ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, और आखिरी में आप बाकी सारी इंडस्ट्रीज को भी बूम करेंगे। तो ये कुछ नीड्स हैं जो आप याद रख सकते हैं इंडिजिनाइजेशन करने के लिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब हम बाहर से सामान खरीदते हैं, जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट की इजाजत, परमिशन कौन देता है? कौन डिसाइड करता है कि क्या वेपन खरीदना है, किस कंट्री से खरीदना है? ये बार्गेनिंग कौन करेगा, किस प्राइस पे खरीदना है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है या नहीं, ये सब कौन करता है? ये सब करने के लिए इंडिया में एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन, एक्विजिशन करने मतलब अक्वायर करना, यानी खरीदना। कौन क्या चीज खरीदनी है? डिफेंस की चीजें खरीदनी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट। क्या क्या चीजें खरीदनी है, चाहे आउट ऑफ द कंट्री या प्राइवेट सेक्टर से, कहीं से भी। अगर इंडिया खुद नहीं बना रहा, इंडियन गवर्नमेंट खुद नहीं बना रही, तो प्राइवेट सेक्टर से कोई चीज खरीदनी है या फॉरेन कंट्री से कोई चीज खरीदनी है, प्रोक्योर करना है, तो जो प्रोक्योरमेंट का तरीका है उसकी परमिशन कौन दे रहा है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। The main objective of this council is to ensure swift procurement of the approved material, of the approved weapons in terms of capabilities and in the time frame, कि जल्द से जल्द और सबसे अच्छा वेपन सिस्टम जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अक्वायर करना है, उसको प्रोक्योर करना है। इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में कौन होता है? इसकी 3 सब पार्ट्स हैं। डिफेंस प्रोडक्शन बोर्ड, इंडिया के घर के अंदर क्या बनेगा। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, इंडिया क्या क्या चीजें खरीदेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, इंडिया के अंदर कौन सी नई चीजों पर रिसर्च करनी चाहिए। इस काउंसिल में जो चेयरपर्सन है, इस काउंसिल का जो हेड है, जो चेयरमैन है, वो कौन है? वो डिफेंस मिनिस्टर है। यहां से आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु चेयर्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। क्या वो प्राइम मिनिस्टर है, वो डिफेंस मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो डिफेंस सेक्रेटरी है?
कौन करता है? तो सही आंसर क्या है? वो डिफेंस मिनिस्टर है। तो डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, प्लस 3 चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ हैं, ये सब मेंबर होते हैं। इनका चेयरमैन होता है डिफेंस मिनिस्टर। तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का काम है कि प्राइवेट बॉडी से सामान खरीदना, चाहे वो इंडियन प्राइवेट हो या वो फॉरेन प्राइवेट हो। अब खरीदने का तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक प्रोसीजर फॉलो करता है जिसको बोलते हैं डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। ये कब बना? ये 2020 में आया। इस प्रोसीजर में कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए याद रखने हैं। क्या है वो प्रोसीजर? जो कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो ये कि सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया में 100% एफडीआई अलाउड है। 100% एफडीआई अलाउड है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से प्राइवेटाइजेशन से आप डिफेंस सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ जाएगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे, बूस्ट करेंगे, तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव होगा, एक इंडस्ट्री, एक कंपनी दूसरे कंट्री से कंपीट करेगी, तो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा। अब इसमें एफडीआई तो 100% है, प्लस साथ में प्राइवेटाइजेशन भी है। तो यानी इंडिया की जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको भी बूस्ट मिलता है, उनको भी मोटिवेशन मिलता है इस सेक्टर में पार्टिसिपेट करने का। तो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर एनकरेजेस डोमेस्टिक इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि 2 नई कैटेगरीज ऐड की गई हैं। वो कैटेगरीज क्या है? एक है बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, दूसरा है बाय ग्लोबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कि अभी तक ये एक टेबल है जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये कुछ कैटेगरीज हैं, बाय इंडियन आईडीडीएम, बाय इंडियन, बाय एंड मेक इंडियन, बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, बाय ग्लोबल। ये टेबल ये बताता है कि आप कोई भी डिफेंस सेक्टर में कुछ भी खरीद रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, उसमें इंडिजिनस कंटेंट कितना होगा। इंडिजिनस कंटेंट यानी अब मान लेते हैं आप एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, आप एक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, इसके अंदर एक स्क्रू जो लगता है से लेके मिसाइल, जो फ्यूल, कुछ भी, इंजन, रडार सिस्टम, मटेरियल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीट, कुछ भी, ग्लास, एवरीथिंग जो भी उस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए लग रहा है, उस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए लग रहा है, उसमें जितना भी सामान है, जो रॉ मटेरियल है, उसमें से कितना इंडिजिनस है। इंडिजिनस यानी कितना उस कंट्री के खुद लोकल लोगों ने बनाया है, इंडियंस ने बनाया है, उसको बोलते हैं इंडिजिनस कंटेंट। तो ये एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि अब अगर मैं बोलता हूं बाय इंडियन आईडीडीएम, आईडीडीएम का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं इंडिजिनस डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड यानी जो सामान है, जो आप डिफेंस मटेरियल, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल है वो डिजाइन भी इंडिया में हुआ है, डेवलप भी इंडिया में हुआ है और मैन्युफैक्चर भी इंडिया में हुआ है। बाय इंडियन का मतलब है कि हो सकता है उसका डिजाइन बाहर से आया हो, लेकिन आपने खरीदा किसी इंडियन प्लेयर से, इंडियन प्राइवेट प्लेयर से आपने खरीदा है, लेकिन हो सकता है वो इंडिजिनसली डिजाइन ना किया गया हो। तीसरी बात, बाय एंड मेक इन इंडिया। बाय एंड मेक इन इंडिया का मतलब है कि आपका डिजाइन भी इंडिया का है और आपने बनाया भी इंडिया में है। आपका डिजाइन आपने बाहर से खरीदा है, लेकिन आपने बनाया इंडिया में, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया।
बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, कि आपने किसी बाहर की कंट्री से खरीदा है लेकिन उस बाहर की कंट्री ने रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया से खरीदा है। बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो आपने जो है वो रॉ मटेरियल जो है, जो भी रॉ मटेरियल है वो ग्लोबल है, वो आपने बाहर से खरीदा है लेकिन आपने उसको इंडिया में मंगवाया और मैन्युफैक्चर जो है वो इंडिया में किया। बाय ग्लोबल, आपने खरीदा ही सब कुछ बाहर से। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं कि अगर मैं बोलता हूं बाय इंडियन, तो इसका मतलब है एक प्राइवेट सेक्टर है, एक प्राइवेट प्लेयर है जिसने बाहर से सामान खरीदा और गवर्नमेंट को बेचा। वो सिर्फ एक रिटेलर की तरह है, वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को बेच रहा है। बाय एंड मेक इन इंडिया का मतलब है वो बाहर से खरीद नहीं रहा, वो बना भी खुद रहा है और बेच भी खुद रहा है। डिजाइन हो सकता है बाहर का, डिजाइन जो है वो फॉरेन है, यहां भी डिजाइन फॉरेन है, यानी उसने खुद नहीं बनाया। फर्क क्या पड़ा इस चीज में? फर्क यह पड़ा कि यहां पे उसने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाया तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं बना, यहां पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दिया तो एम्प्लॉयमेंट बन गया। उसके बाद आता है बाय इंडिया आईडीडीएम, इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, यानी डिजाइन जो है अब वो जो है वो इंडियन है, वो फॉरेन नहीं है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। आखिरी में ये दो जो कैटेगरीज हैं, ये 2020 में नई कैटेगरीज आई हैं, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये नई कैटेगरीज लॉन्च की गई हैं। बाय ग्लोबल, या तो सीधा ही सीधा बाहर से खरीद लो, या फिर आप बाहर से रॉ मटेरियल खरीद लो। रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेन होगा, लेकिन मैन्युफैक्चर जो होगा वो कहां होगा? वो इंडिया में होगा। तो आपको फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो लॉन्च की गई हैं ताकि डिफेंस सेक्टर को और बूस्ट मिले और प्रमोशन मिले। इन सब में मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है कि कितना इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो इंडियन होना चाहिए। तो 50%, मिनिमम 50% हर एक में रखा गया है। तो ये एक स्टैटिस्टिक है जो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज है जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में है वो ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री जब ये चाहती है कि वो इंडियंस से बनवाए और इंडियन से खरीदे, तो उसके लिए इंडियंस को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इंडियन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है, इसका मतलब बाहर से सामान कम मंगवाना पड़ेगा। बाहर से सामान कम मंगवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने एक वेपन्स या प्लेटफॉर्म्स बैन किए हैं फ्रॉम इंपोर्टिंग, यानी ये वेपन हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे। अगर ये वेपन हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे और हमें उस वेपन की जरूरत है, तो हम अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कि हम अपनी कंट्री में उतनी ही क्वालिटी का वेपन खुद बनाएं। तो हम बूस्ट कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के अंदर क्या होगा? वो सारा सामान जो हम अपने घर में खुद बनाएंगे। नेगेटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में क्या होगा? वो सारा सामान जो हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे। फिर से देखिए, दो लिस्ट है। पहली लिस्ट है नेगेटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। नेगेटिव का मतलब वो सामान जो हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे। दूसरी लिस्ट पॉजिटिव लिस्ट, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब वो सारा, ऐसी लिस्ट, वो सारा सामान जो हम अपने घर में खुद बनाएंगे। तो ज्यादातर ये लिस्ट जो है वो ओवरलैप कर जाती है। तो आपको एक फोटो दिखाते हैं, इमेज दिखाते हैं, जिससे आप और अच्छे समझ सकते हैं। टुवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन, तो 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में हर बार एक इंडिजिनाइजेशन लिस्ट पब्लिश होती है। इसमें ये सारे सामान लिखे गए हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स लिखे गए हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स लिखे गए हैं जो हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, यानी ये हम खुद बनाएंगे। तो चाहे वो नेगेटिव लिस्ट हो, इसका मतलब ये सारी चीजें बाहर से नहीं आएंगी। पॉजिटिव लिस्ट है, इसका मतलब ये सारा सामान हम खुद बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में डाल दी है। एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि इंडिजिनाइजेशन लिस्ट
के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, एग्जाम्पल बताओ, नहीं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए इंडिजिनाइजेशन लिस्ट क्या होती है। वैसे एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज नोटिफाइड 5th पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। 5th पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब है 5वीं बार एक ऐसी लिस्ट पब्लिश की है जिसमें हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे घर के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या बनेगा। उसमें कुछ 346 आइटम्स लिखे हैं। ये 346 आइटम्स क्या है बिल्कुल भी पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 2024 में 5th टाइम इंडिजिनाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट पब्लिश हुई है। उसके अंदर हमने कितना सामान, कितना वर्थ, कितना पैसा बचाया, हमने 1048 करोड़ रुपीस बचाया है। हमने 1048 करोड़ रुपीस बाहर जाने से बचाया। अब इसके बाद एक और प्रोविजन जो आपको बताना चाहिए वो ये है, एन इंडिजिनाइजेशन पोर्टल नेमली सृजन। एक गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन वेब पोर्टल भी बनाया है, उस पोर्टल का नाम क्या है, सृजन। इस पोर्टल का काम क्या है कि जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जितने भी इंडिया के प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो गवर्नमेंट के साथ इंडस्ट्री इंटरफेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आर्म्ड फोर्सेस, जहां पे गवर्नमेंट, जहां पे डीआरडीओ, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स, सब लोग मिल सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं और प्राइवेट प्लेयर उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पे सब लोग मिल सकते हैं, मिलने का एक प्लेटफॉर्म, उसको बोलते हैं सृजन पोर्टल। और आखिरी पॉइंट जो आपको याद रखना है, इंडिया में 2 इंडस्ट्रियल, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी इस्टेब्लिश किए हैं। 2018 में 2 इंडस्ट्रियल, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, यानी ऐसी जगहें जहां पे सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्रीज लगेंगी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने हैं। कहां पे? एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 5 साइट्स हैं। ये 5 साइट्स कौन सी है? चेन्नई है, कोयंबटूर है, होसर है, सलीम है और तिरुचिपल्ली है। 6 साइट्स उत्तर प्रदेश में है, वो कौन सी है? आगरा है, अलीगढ़ है, चित्रकूट है, झांसी है, कानपुर और लखनऊ। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के बारे में। यहां से आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर एक है, इसके अलावा इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, डिफेंस के सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए एक पॉलिसी बनी है। उस पॉलिसी का नाम क्या है? डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, जो 2020 में आई है। इस पॉलिसी का टारगेट है कि 2025 तक 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इंडिया ने अचीव करना है। उसके अलावा इसका एम है टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स एंड टेक फॉरवर्ड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन। इंपोर्ट करना, अभी इंडिया नंबर 1 है इंपोर्ट करने में, ये इसको चेंज करना चाहता है, नंबर 1 बना जाता है एक्सपोर्ट करने में। सामान बेचना ज्यादा जरूरी है, ना कि खरीदना। इसी से रिलेटेड एक और प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, जो 2018 में लॉन्च हुआ है। यहां पे ये इस मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, ज्ञान का मतलब नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा ज्ञान की रक्षा करना, तो नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडिया के जो डिफेंस प्लेयर्स हैं, नॉलेज, इंडिजिनस नॉलेज को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिजिनस नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल पाए ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स इंडिया अक्वायर कर पाए, उसके लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। इट एम्स टू इनकलकेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कल्चर इन इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। इसके लिए एक बॉडी भी स्टैब्लिश की है जिसका नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेलिसिटेशन सेल, ताकि लोगों को सपोर्ट करें, इंडियन स्टार्टअप्स, इंडियन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकें कि हम ज्यादा से ज्यादा पेटेंट और कॉपीराइट कैसे हासिल कर पाए। ये एक जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उसका ये बैनर बना था जिसमें उस टाइम की डिफेंस मिनिस्टर ने 1000 आईपीआर फाइल करवाए थे 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में।
एक आखिरी प्रोग्राम और है जिसको हम बोलते हैं आईडेक्स। 2018 में एक आखिरी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है आईडेक्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। आईडेक्स, डिफेंस एक्सेलेंस। अगेन इसमें फिर से हम प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि वो कदम उठाएं और डिफेंस सेक्टर में अपना योगदान दें, अपना कंट्रीब्यूट करें, नॉलेज को सपोर्ट करें, नॉलेज से सपोर्ट करें। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, चाहे आर्मी है, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, वो उनको सपोर्ट करें ताकि हमारी जो आर्म फोर्सेस, हमारे सोल्जर्स हैं, उनकी लाइफ बच सके और हमारी कंट्री की सिक्योरिटी जो है वो कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इट एम्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस सेक्टर्स। कुछ ऐसे विद द हेल्प ऑफ such industries by providing them funds with funding and other support to carry out research and development. फंडिंग देगा कौन? पैसे देगा कौन? पैसे देने के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन दो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयूज होते हैं, डिफेंस सेक्टर के जो पीएसयूज होते हैं, दो पीएसयूज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या है कि वो आईडेक्स के अंदर फंडिंग प्रोवाइड करेगा। 2024 में करंट अफेयर्स के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च की है, अदिति स्कीम। अदिति स्कीम, अदिति स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का सबसे सुप्रीम वर्जन हासिल करना आईडेक्स के माध्यम से। आईडेक्स एक इनोवेशन इन डिफेंस एक्सेलेंस। इस स्कीम में बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी स्टार्टअप को जिसको जरूरत है, जो डिफेंस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहता है और जो केपेबल है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, उसको गवर्नमेंट 25 करोड़ रुपए का ग्रांट देगी और उसको डिफेंस और रिसर्च, डिफेंस सेक्टर में रिसर्च करने के लिए हेल्प करेगी। ये एक और प्रोग्राम है जो, ये एक और स्कीम है अदिति स्कीम, जो इंडिया ने 2024 में ही लॉन्च करी है। देखिए ये लिखा हुआ है आईडेक्स हैज लॉन्च्ड अदिति। डिफेंस कनेक्ट एक और प्रोग्राम है। अब फाइनली आते हैं हम आज के आर्टिकल पर। आज का आर्टिकल फिर से यही बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर इंडिया में फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एक प्लांट लगाया गया है। कौन सा एयरक्राफ्ट लगाने हैं, कौन सा एयरक्राफ्ट बनाना है? C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इस तरह का दिखता है C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब दूर तक, एक जगह से दूसरी जगह पे सोल्जर्स या उनका राशन या उनका वेपन्स को ले जाने के लिए, अलग अलग जगहों पे, आइलैंड्स पर ले जाने के लिए, जहां पे शिप्स नहीं जा सकती, दूर तक ट्रैवल करने के लिए कम टाइम में, उसके लिए एक एयरक्राफ्ट बनता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इंडिया कोशिश कर रहा है कि ऐसे टोटल 56 एयरक्राफ्ट बने, जिसमें से जो 16 हैं वो डायरेक्टली स्पेन से उड़ के इंडिया में आएंगे और 40 जो हैं वो इंडिया के अंदर बनेंगे। कहां बनेंगे? वडोदरा में उसका प्लांट लग रहा है। सारे के सारे बन जाएंगे 2031 तक, 2031 तक। अब लास्ट में जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो ये कि इस पूरे टॉपिक में जो हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, उसमें हम क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये मेंस के लिए आपके पास, मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेके आया हूं ताकि आप मेंस के एग्जामिनेशन में इस चीज को अपना कंक्लूजन बना के लिख सकें। पैराग्राफ बोलता है, इंडिया इज बैलेंसिंग सेल्फ रिलायंस विद ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट आर की टू सस्टेन्ड ग्रोथ। इसका मतलब यह है कि हमें 100% सेल्फ रिलायंट होना है, लेकिन उसके पाथ के लिए, उसके रास्ते में हमें कुछ कंट्रीज के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स करनी पड़ेंगी। इस चीज में इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ सजेशंस भी हैं, जैसे
हमें डिफेंस डिप्लोमेसी डिवीजन एक बनाना चाहिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, ताकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बाकी कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सके और इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज शो कर पाए कि हम क्या क्या दिखा सकते हैं, हम क्या क्या बेच सकते हैं। डिफेंस डिप्लोमेसी डिवीजन बाकी कंट्रीज को हम क्या क्या बेच सकते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर। वैसे ही लास्ट में एक चीज और है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड, जो बजट में और 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है कि एक डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड होना चाहिए, जिसका सिर्फ काम, इस फंड का सिर्फ काम यह कि इस पैसे से हम अपनी इंडियन डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करेंगे और एडवांस बनाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन लेके आए हैं। हम चाहेंगे कि आप इस मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर पाएं कि आप इस आर्टिकल को समझ पाए हैं कि या नहीं। इमेज का क्वेश्चन रीड करता है, अकॉर्डिंग टू सिप्री 2024 रिपोर्ट, सिप्री वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू सिप्री 2024 रिपोर्ट, इंडिया हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द नीड फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर इन इंडिया, कि इंडिया को डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिजिनाइज करने की जरूरत क्यों है, एंड द मेजर्स टेकन टू अचीव द सेम, और अगर जरूरत है तो इंडिया कैसे इंडिजिनाइज कर रहा है। इस क्वेश्चन को आपने 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।